हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में मैं एक ऐसे टेबलेट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको वैसे तो दो काम में लेकिन तीन तरीके से मदद करेगा। पहला काम यह कि अगर आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, स्केलेटल पार्ट में स्टिफनेस जनरेट हो गई है, मस्कुलर पार्ट में स्टिफनेस जनरेट हो गई है, तो उसे वो कम करने का काम करेगा, यानी कि मसल रिलैक्स करने का काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो उस पेन को कम करने का काम करेगा। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत पेन की वजह से फीवर आ रहा है तो उसे भी सबसाइड करने का काम कर रहा है। तो यहां पे आपके लिए तीन ड्रग हैं और तीन ड्रग का कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम बनाता है। आज हम बात कर लेते हैं उसी प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, तो वो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मायो आर्क फोर्ट के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी सैलस। और इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहां पे आपका है क्लोरजोक्साजोन, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासिटामोल। इनका जो कंसंट्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है। ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेंट डाइक्लोफेनेक सोडियम आईपी 50 मिलीग्राम, पैरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम और आपका क्लोरजोक्साजोन यूएसपी के अकॉर्डिंगली 500 मिलीग्राम रखे गए हैं। बाकी सब इसमें एक्सिपेंट रखे गए हैं। तो आज के जो प्रोडक्ट है वो किस लिए इंडिकेट किया जाता है, नाम से तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर आपके स्केलेटो मस्कुलर पार्ट में स्टिफनेस जनरेट हो गया है, वहां पे मसल स्पैज्म जनरेट हो गया है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तो उसको रिलैक्स करने में काम आता है। कुछ दिनों से 2-4 वीडियो मैंने ऐसे बनाए हैं इसी तरीके से ड्रग के काम करने का, क्योंकि इनको भी मैंने यूज किया हुआ है। कुछ समय पहले थोड़ा सा जीटी पार्ट में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था, आर्म सपोर्ट लगाने की वजह से काफी देर तक जब ये खुला तो यहाँ पे स्टिफनेस जनरेट हो गया था, काफी दर्द होने लग गया था। तो ऐसे केस में मसल रिलैक्सेशन को हम लोग यूज करते हैं, या तो जब मैं कहता हूं कि अचानक कभी आप मुड़ते हो तो यहाँ पे झटका लगता है, लचकने लगता है, उस केस में भी यूज करते हैं। अगर कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है तो उसके केस में भी यूज करते हैं। ओवरऑल आपके मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन जनरेट हुआ है उसे कम करने के लिए इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं। ये जो क्लोरजोक्साजोन है वो मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। तो ये क्या काम करेगा, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ये सपोज एक्सपेक्ट किया गया है कि ये एक तरीके से काम करता है। वो कैल्शियम और जो आपके जो अदर टाइप ऑफ मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के, आयंस के, इनको कम करने का काम करता है, जिसके वजह से मसल्स को हम थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हैं। सेंसेशन ऑफ पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल सोडियम को भी मूवमेंट से रोकता है, इसकी वजह से भी आपका जो स्टिफनेस के कारण से जनरेट हो रहा है पेन है वो कम करता है। और कई ऐसे गाबा ए या गाबा बी पे काम करता है, तो उसके कारण से जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल आपके मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे रिलैक्स करता है, इसीलिए कहलाता है मसल रिलैक्सेंट। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वह है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक एनएसएआईडी कैटेगरी का एग्जांपल है। अगर हम साथ में पैरासिटामोल को इंक्लूड करें तो पैरासिटामोल भी एनएसएआईडी कैटेगरी का एग्जांपल है, लेकिन दोनों के सब कैटेगरी अलग अलग है। ये जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो आपके प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर का एग्जांपल है, यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कॉक्स-2 को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये किस काम आता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि पेन को कम करने का काम करता है। और चूंकि मैंने कहा कि एनएसएआईडी का है तो ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा। अब आपको मैं शॉर्ट में ये समझाता हूं कि आखिर पेन जनरेट क्यों होता है। अगर आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट में चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है या कट सकते हैं, तो वहां पे आपका जो सेल है वो बना लेता है एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड कॉक्स-1 या कॉक्स-2 की मदद से बना लेता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर होता है। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो आपको पेन का परसेप्शन होगा। और अगर आपको पेन का परसेप्शन नहीं चाहिए, दर्द का एहसास नहीं चाहिए, तो भाई स्वाभाविक सी बात है जो प्रोस्टाग्लैंडिन बना है इसे आपको इनहिबिट करना पड़ेगा। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बना किसकी वजह से, या तो कॉक्स या तो कॉक्स-2 की वजह से। तो हमको इनमें से किसी एक को इनहिबिट करना पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए कि कॉक्स-2 को अफेक्ट किया जाए, और यही आपका डाइक्लोफेनेक ये क्या करता है, सेलेक्टिवली तो नहीं बट प्रेफरेंशियली आपके कॉक्स-2 को इनहिबिट करता है, ताकि आपको कॉक्स-2 के इनहिबिशन से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ना मिल पाए। और प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनेगा तो आपके पेन का परसेप्शन कम हो जाएगा। इस तरीके से ये एनाल्जेसिक का काम करता है। हमारा जो तीसरा ड्रग था वो आपका पैरासिटामोल है। वो एनएसएआईडी कैटेगरी का ही ड्रग है, बट इसकी कैटेगरी का जो सब क्लास है वो चौथे नंबर पर आता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये क्या करेगा, ये आपके पेन को थोड़ा थोड़ा कम करेगा, बहुत अच्छे से कम नहीं कर पाएगा, ये फीवर को काफी अच्छा कम करेगा। लेकिन ट्विस्ट कहानी में यह है कि जब इस तरह के पैरासिटामोल जो कि माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग है, इसे हम डाइक्लोफेनेक के साथ कंबाइन करते हैं तो दोनों एक दूसरे को पोटेंशिएट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। और बुखार अगर है, वैसे तो जनरली आता नहीं, बट अगर है तो उसे भी सबसाइड करने का काम करेगा। एनएसएआईडी के अंदर तीन प्रॉपर्टी होती है मेनली। एक तो वो आपके पेन
पेन को कम करते हैं, दूसरा वो आपके फीवर को कम करते हैं और तीसरा आपके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो अगर बॉडी के किसी हिस्से में स्केलेटोमसल पार्ट में स्टिफनेस जनरेट हो गई है, फ्रैक्चर जनरेट हो गया है, तो आप महसूस करते हो कि आपका वो जगह थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अभी तो आपको आइसिंग करने की सलाह दी जाती है। इन्फ्लेमेशन थोड़ी देर बाद आपको भले कम किया जा सकता है, बट पेन आपका जनरेट होने लगेगा और अगर पेन कम नहीं हुआ तो फीवर भी आ सकता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम NSAID यूज करेंगे और डाइक्लोफेनेक भी वहां पे काम करेगा, पैरास्टामोल भी काम करेगा। पेन जनरेट हुआ है उसके लिए भी दोनों काम करेंगे और स्टिफनेस जनरेट हो गया, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपका क्लोरजोक्साजोन तो काम कर ही रहा है। इस तरीके से ये जो ड्रग्स हैं आपस में मिलकर के एक प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करने का काम करते हैं। NSAID कैटेगरी के साथ एक सावधानी बरतनी ये रहती है कि इनका एक्सेसिव यूज आपको नहीं करना चाहिए। लगातार डेली 1-2 गोली अगर आप खाते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, तो आपके आगे जाकर के पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है, बट इट डजंट मीन कि इट्स सेलेक्टिव नहीं है। ये बात को मैंने फोकस किया था, एम्फेसाइज किया था। ये COX-1 को भी अफेक्ट कर सकता है और अगर COX-1 अफेक्ट होता है तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहेंस कर से बचाने वाले जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर था बाइकार्बोनेट, उसकी सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, म्यूकस की सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो आगे जाकर वो लीड करेगा पेप्टिक अल्सर को। तो ये था हमारा आज का वीडियो। किसी भी डिजीज, किसी भी डिसऑर्डर को अगर ध्यान से, सिंपल से, लंबे तरीके से समझना है तो प्लीज हमेशा विजिट करिएगा हमारा मेन चैनल सॉल्यूशन ऑफ फार्मेसी। वहां पे टॉपिक को हम MBBS के स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग BHMS स्टूडेंट के लिए एलेबोरेट करके बताते हैं। यहां पे तो हम उनके इंडिकेशन को शॉर्ट में और मैकेनिज्म को डिटेल से बताते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।